नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। 2025 के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया, फिर चाहे नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें। लेकिन अब सवाल यह आता है कि 2027 में क्या होगा? क्या बीजेपी यही परिणाम दोहरा पाएगी या फिर अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है? और भी बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वास्को से विधायक और स्पोक पर्सन दाजी सालकर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी पर। 2025 के जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बहुत मेहनत की पार्टी ने, लेकिन क्या लगता है कि जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से जो सीटें आई 29 बीजेपी की और 3 एमजीपी यानी गठबंधन की 32 सीटें संतुष्ट है? क्योंकि 2020 के नतीजे भी यही थे। नहीं, जब इलेक्शंस की घोषणा हुई और जब ये प्रक्रिया शुरू थी तभी से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि 30 सीट्स हम लोग इजीली जीत जाएंगे। थोड़ी जगह पर हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है उनको हमने छोड़ी थी और थोड़ी जगह पर वी वर सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट्स। सो ओवरऑल देखने को गए तो कल ही आप देखेंगे 1 इंडिपेंडेंट हैज सपोर्टेड अस, पलेकर। सो ये सब सोच कर किया हुआ एक रणनीति था और उस पर हम लोग 1 सीट कम पड़ गए, बट स्टिल वी आर 80% स्ट्राइक रेट है, तो बहुत अच्छा है जेडीपी के लिए। जहां इंडिपेंडेंस को आप लोगों ने सपोर्ट किया, क्या पार्टी को वहां डर था कि अगर पार्टी सिंबल के साथ अगर वहां जाएगी तो हार सकती है, इसलिए इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ये होता है कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो वी आर इन अ बेटर चांस। अगर हम लोग अपना कैंडिडेट डालते हैं तो थोड़ा कम वोट्स, नहीं तो छोटे मार्जिन से लूज़ होने का संभावना होता है। लेकिन थोड़े जगह पर हम लोग जहाँ हमारे पर प्रेजेंस ज़्यादा नहीं था वहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किए। लगातार एक बात की चर्चा रही चुनाव के दौरान कि एक लंबे समय से बीजेपी की सरकार गोवा में है और वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो फैक्टर आप लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस तरह से वोट पर प्रतिशत देखा गया 70% से ज़्यादा, एक बार के लिए धड़कनें बढ़ी थी कि ये सब किस दिशा में जा सकता है, या लग रहा था कि नहीं जो काम किए उन काम को वोट मिलेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है ऐसी एक ही पार्टी है जो खाली चुनाव के समय हर घर में नहीं जाती है। 500 साल जब भी हम चुन के आते हैं वो 500 साल कोई ना कोई रूप से हम लोग अपने कार्यकर्ता हमारे वोटर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो डेवलपमेंट वर्क होने दो, कोई हमारा स्कीम्स होने दो, नहीं तो कोई डेवलपमेंट वर्क होने दो, तो लोगों को भी मालूम है कल कोई मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए, मुझे कुछ भी मदद चाहिए, मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तत्पर है मेरी सेवा करने के लिए। और यही मुझे लगता है कि कार्यकर्ता का जो एक निस्वार्थ भाव से हर घर पहुंचने का एक संकल्प जो आज हर जगह देश में चल रहा है उसका बेनिफिट आज बीजेपी को हो रहा है कि एक अच्छा वातावरण हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर वार्ड में, हर बूथ में देखने को मिलता है। सेकेंडली ऐसा भी हुआ है कि आज हम लोग देखते हैं कि कोविड के बाद भी जब भी प्रमोद सावंत जी ने ये लिया तभी कोविड था, लेकिन जो भी हमारे कोई स्कीम्स थी, डेवलपमेंट वर्क था, वो कुछ स्टॉप नहीं हुआ। टेम्परेरी फेज के लिए हमारा डेवलपमेंट स्टॉप हो गया क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बाकी का जो स्कीम्स है, बाकी का जो पैसा पहुंचना था वो सब हर घर पहुंच गए। तो इसका एक अच्छा कारण हुआ कि हम हर घर पहुंचने में हम लोग सफल हो गए। और इसका कारण है कि जब भी एक गांव में हम लोग जाते हैं और एक पिछला घर है, हम बीजेपी वाले ये समझते हैं कि हम लोग एक पार्टी, हमारा प्रिंसिपल है कि अंत्योदय तत्व पर हम लोग काम करते हैं, तो लास्ट आदमी के पास भी पहुंचना चाहिए, सरकार का जो भी बेनिफिट है उसको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता की वजह से वो लास्ट आदमी के पास भी हम पहुंच गए। और इस इलेक्शन में हमने देखा कि गांव-गांव जहां पर कोई पहुंचता नहीं था वहां पर हमारी स्कीम्स पहुंच गए, हमारा कार्यकर्ता पहुंच गया, हमारा सरकार का जो भी बेनिफिट्स था उन तक पहुंच गया। और उसका कारण था कि आज गांव-गांव से भी यहाँ वोटिंग के लिए आके मतदान करके मुझे लगता है बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद आज उन्होंने जिता दिया। विपक्ष ने ये कहा, आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने धन बल और जो सरकारी मशीनरीज हैं इन चुनाव में भी उसका इस्तेमाल किया, इस वजह से जीते। गोवा की जो जनता है, गोवा के लोग परेशान है बीजेपी सरकार मुझे लगता है कि ओपोजिशन जो भी कहे
ओपोजिशन को कोई सीरियसली आज नहीं लेता है, क्योंकि उनका कुछ काम भी नहीं है। और क्रिटिसाइज़ करना ओपोजिशन का काम है, डेफिनेटली उनका काम है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं हुआ। जो गलत है उसका प्रचार ज़्यादा हो गया, जो एकदम बाकी जिस चीज़ में कोई तथ्य नहीं, ऐसे विचार उन्होंने लोगों के पास रखे। और लोग भी आज बहुत समझदार है। लोग आज हमने देखा कि ओपोजिशन बोल रहे थे कि वोट चोरी का बड़ा इल्ज़ाम आज हमारे ऊपर लगा रही थी। उसमें तो हर एग्ज़ाम में हम लोग पास हो गए। लेकिन ये सबसे अच्छा हो गया कि जब ये इलेक्शन आ गया ZP, ये तो बैलेट पेपर पर था। अभी उसमें भी मेजॉरिटी आना मुझे लगता है कि ओपोजिशन के लिए एक जोरदार थप्पड़ जैसा पड़ गया। मान लिया कि विपक्ष का तो काम है कि वो क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन क्या सही में आपको लगता है कि जो गोवा का जो व्यक्ति है, गोवा के जो लोग हैं, गोवा के जो यूथ है, उनको जो मिलना चाहिए, फिर रोजगार हो, काम धंधे हो, बाकी सब चीज़ें हो, क्या वो सच में मिल पा रही है? क्योंकि लगातार ये आवाज़ उठती रहती है गोवन वर्सेस बाहरी। और ये कब होता है? ये तब होता है जब लोकल्स को ना रोजगार ठीक से मिले, ना व्यापार उनके ठीक से चले, और बाकी सब चीज़ों में भी वो पिछड़ जाए। इसका मतलब खामियां तो कहीं ना कहीं है। नहीं, मुझे डेफिनेटली लगता है कि हर किसी को रोज़गार हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बहुत सी स्कीम्स ऐसी है जिसमें कि हम ये यूथ जो है उनको बढ़ावा देते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर। वो भी हम लोग ये करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी अभी शुरुआत होने के कारण बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अभी अभी एंटर होके दे आर डूइंग सो वेल। सो ये वी आर अपीलिंग टू एवरीबडी कि सरकार हर किसी को, प्राइवेट हो या सरकारी, जॉब्स नहीं दे सकती, क्योंकि उतने जॉब्स है नहीं। लेकिन उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए वी आर ट्राइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज़ वेर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप बिजनेस कर सकते हो, वो बिजनेस में आप 10 आदमी को और जॉब्स लगा सकते हो। और ऐसे बहुत से बिजनेसमैन है जो CM फंड लेके, CM का जो एक EDC के थ्रू उनका लोन देने का सिस्टम है, उसमें से बहुत आदमी लोन देके भी बहुत आदमी ने अपने अंडर रोजगार देने का बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरुआत किया है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमें दिखते हैं जहाँ पर गोवंस भी अभी आगे आने शुरू हो गए बिजनेस में। लेकिन ये ऐसा क्यों रहा? क्योंकि जो हमने भी फील किया, स्किल्ड नहीं है, और ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो लोकल यूथ है वो हर चीज़ में पीछे है। आपने ठीक है बहुत सारी सरकारी स्कीम्स लॉन्च कर दी है कि आप आइए, स्टार्टअप शुरू कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, लेकिन अगर स्किल्ड नहीं है, अगर उस यूथ को पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाए, किस बिजनेस में जाए, उस बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाए, तो उस स्कीम का फायदा क्या? नहीं, अभी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी सरकार चला रही है। और हम लोग बुला रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आके स्किलिंग करो, रीस्किलिंग करो, अपस्किलिंग करो। ये तीनों चीज़ सरकार उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है, जिसमें गोवन यूथ जो है अगर स्किल्ड है तो उसको रीस्किलिंग करना, अपस्किलिंग कैसा करना, नहीं तो कोई भी स्किल ही नहीं है तो उसको स्किलिंग कैसा करना। अभी शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि यूथ इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि और एक 5 साल के अंदर वी विल सी दैट गोवंस भी आर स्किल्ड इन एवरी स्पीयर। जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी स्पीयर्स है, उसमें स्किलिंग हो जाएगा। चलिए लोकल मुद्दों पर फिर से आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं उससे जुड़े हुए, लेकिन एक बार फिर से ZP चुनाव की जिक्र कर लेते हैं। MGP जो आपकी सहयोगी पार्टी रही, 3 सीटें उसने लड़ी और तीनों पर जीती। 100% का स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा। क्या BJP ने उसमें पूरी मदद की, और क्या MGP का जो रोल रहा इस पूरे चुनाव में, BJP को जहां जहां MGP की मदद की जरूरत थी वो हो पाई? और क्या 2027 में MGP के रोल को थोड़ा बड़ा करके देख रही है BJP? नहीं, डेफिनेटली MGP हमारे पहले से अलायंस में है, और एक नेचुरल अलायंस जैसे बोलते हैं, ऐसा नेचुरल अलायंस है। सो डेफिनेटली ये इलेक्शन में भी हर सीट पर MGP का बहुत साथ रहा है, और जहाँ पर उन्हें चाहिए था वहाँ BJP का साथ रहा है। और ऐसे ही चलता रहा कि बिकॉज आखिर में दोनों का एक ही आइडियोलॉजी है, ऑलमोस्ट एक ही विचारधारा है। सो मुझे लगता है कि नेचुरल अलायंस होने के कारण हर मतदाता भी ये समझता है कि MG है वहाँ BJP है, BJP है वहाँ MG है। सो एक नेचुरल बॉन्डिंग जैसा बन चुका है, और मुझे लगता है कि ऐसे बढ़ते गया तो 27 में भी एक अच्छा परिणाम इसमें हमको देखने को मिलेगा। अब एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। ZP चुनाव से पहले भी इस बात को लेकर जिक्र चल रहा था कि विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए, फिर चाहे वो RG है, गोवा फॉरवर्ड है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस साथ में थे और बाकी अलग से लड़े।
लेकिन अगर 2027 में सभी लोग एकजुट होकर आते हैं, कितना खतरा बीजेपी के लिए मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है खतरा है करके, क्योंकि आज जो अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो एवरीवेयर हम लोग कंफर्टेबली जीते हैं। ऐसा नहीं है कि शायद हो सकता है एक दो सीट पर कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, लेकिन एवरीवेयर एल्स वी हैव वन कंफर्टेबली। और अलायंस का भी बहुत इसमें यह है। और मुझे नहीं लगता है कि तीनों साथ में आने से मुझे लगता है कि तीनों की विचारधाराएं सेपरेट है, तो साथ कैसे आए ये एक बड़ा मुद्दा है। हर एक किसी का विचारधारा अलग है, तो ये तीनों विचारधारा एक साथ कैसे मिल सकते हैं और एक गोवंश को कैसे न्याय दे सकते हैं, वो देखने लायक है। मुझे नहीं लगता है कि एक बोलता है कि माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, दूसरा माइग्रेंट्स पर चुप है, थोड़ा बोलते हैं गोवंश पर ही है। सो देयर इज नो ये एक एम्बिग्यूटी, नहीं तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट उनमें नहीं दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि आए तो हमें कोई ये नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि बीजेपी को क्या चाहिए? माइग्रेंट्स चाहिए, गोवंश चाहिए, मिलाकर चाहिए? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यहाँ पर रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सहूलत देता है उसमें आप देखने को जाएंगे तो हर किसी को हक है कि कहीं पर भी जाके अपना मतदान करने के लिए, लेकिन वो ऑफिशियली मतदार सूची में वो रहना चाहिए। अगर एक गोवन लड़का कल बेंगलोर में सीखने के लिए जाता है 5 साल के लिए, तो ही हैज़ गॉट अ राइट टू वोट देयर। अगर वो यहाँ से कट करके वहाँ डालता है तो कोई उसको नहीं बोलते। और गोवा में ऐसा है कि पहले से ही बड़े बड़े कंपनीज, FCI के गोडाउन्स, पुरमगांव पोर्ट, रेलवे, ये सब आने के कारण बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। और माइग्रेंट्स अभी यहाँ बस के, उनके बच्चे भी यहाँ बॉर्न एंड बॉट अप यहीं पर है, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और ये है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को वो मतदार जो सूचिका है उसको वोट करने का राइट है। मतलब बीजेपी मानती है कि जिसके पास गोवा में वोट है वो गोइंकर है, वो गोवा का है। या डेफिनेटली। और हम लोग बोलते भी है, जिसके पास 15 साल का रेजिडेंस है गोवा में, यहाँ तो हम लोग देखने को जाएंगे तो 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। सो 15 साल तो बहुत छोटा ये है। सो मुझे लगता है कि ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिविंग सबको राइट देता है कि आप कहीं भी आप रहते हो वहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हो। कहीं आप नौकरी के इसमें गोवा में आए हो, गोवा में कुछ धंधा करते हो, कुछ भी करते हो, तो मुझे लगता है यू हैव गॉट अ राइट टू दिस थिंग। सो हमारी विचारधारा क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी किसी को राइट देता है इट शुड बी उससे मुताबिक चलना चाहिए। SIR हुआ, 1.5 लाख के करीब वोट कटे हैं। और SIR चूंकि 2027 से जो वोट कटे हैं, नई जो वोटर लिस्ट आएगी वो 2027 के विधानसभा चुनाव पर जो है वो लागू होगी। लेकिन ZP जब इलेक्शन अभी हुआ तो यानी कि वो 1.5 लाख वोटर्स जो थे वो तो कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, लेकिन वो लिस्ट में थे। विपक्ष का ये भी कहना है कि यहाँ भी कुछ मैनिपुलेशन जो है वो पार्टी ने की है, यानी कि जिनके नाम कट ही चुके हैं उनके वोट भी शायद यहाँ पर डले हैं। नो, विपक्ष का हर जो उनका बोलने का ये है उसमें कोई तथ्य नहीं रहता है। उसमें कोई क्या बोलते हैं हिंदी में एक अच्छा शब्द है उसको, उसमें कोई हम लोग आंसर भी नहीं कर सकते। बिकॉज विपक्ष का कोई भी है किसी के आधार पर नहीं रहता है। हवा में गोलीबार जैसा करते हैं ना, ऐसा उनका स्टाइल रहता है। हर चीज़ आप देखिए, अभी वोट चोरी का भी वो लोग चुप है। अभी क्यों ना वोट चोरी के बारे में बात करते हैं। अभी 27 में जो ZP का इलेक्शंस हुआ अभी हो गया, तो क्यों नहीं बात करते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने अभी जो आज मतदार भी इतना होशियार है कि मतदार ने देखा है कि 2014 के बाद जो आज काम हुआ है आज पूरे देश में, आज मतदार देखता है। मतदार बहुत मैच्योर है, उनको मालूम है कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन देश के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये छुपाने वाली बात नहीं है। अभी आपका न्यूज़ चैनल्स इतना ज़्यादा बोले तो प्रोपोगेट करते हैं कि सभी को मालूम चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में सोचता है। और जब भी देश की बात आती है, बीजेपी हमारी पार्टी पहले से ही एक प्रिंसिपल पर चलती है कि राष्ट्र प्रथम,
सेकेंड पार्टी और थर्ड हम लोग जो कार्यकर्ता है ना, तो सो ये सिद्धांत ये सभी को मतदार को पसंद आता है। और आज देश के बारे में आप जानते ही है, आज चौथे पायदान पर है, और जैसे नरेंद्र मोदी जी उनका विजन है, मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में विश्व गुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि हर मतदार में आज एक जागृति आ गई है, और जागृति होने के कारण ही मतदार आगे आके पूरे होशो हवास में है, जैसे बोलते हैं, वो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी को वोटिंग करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। अब इंतज़ार इस बात का है कि नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि जेडपी के नतीजे आ चुके हैं, जो उम्मीदवार खड़े थे वो जीत चुके हैं, अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलेगी? कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो लग रहे हैं कि नॉर्थ में और साउथ में जो है इन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है? ये सभी की एक प्रक्रिया होती है, और भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, और डिसिप्लिन पार्टी होने के कारण हम सभी को पहला हमारी कोर कमेटी बैठेगी, उसमें विचार विमर्श होगा, बाद में सभी का विचार, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो सभी जो जेडपीज आए हैं उनका भी विचार ले लेंगे, और सबसे अच्छा जो विकल्प मिलता है और जो अच्छा बीजेपी के लिए हो सकता है उनको चुन लिया जाएगा, और मुझे लगता है उसे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं। साउथ को लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि बीजेपी नॉर्थ को हमेशा अपना गढ़ मानती रही, और जेडपी चुनाव के नतीजों से भी ये साफ हो गया। और साउथ में सीधे सीधे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी डरी हुई थी, बहुत सारी ऐसी सीट थी जहां कैंडिडेट्स उतारे ही नहीं। तो क्या वहां पर थाली में परोसकर विपक्ष को सीटें दे दी गई थी, और बीजेपी को है कि वहां कैंडिडेट उतारेंगे, हारेंगे, उससे अच्छा है कि बैकआउट कर जाते हैं? नहीं, साउथ में डेफिनेटली एक 4-5 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर हम लोग वीक नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता कम है, और मोस्टली माइनॉरिटी एरियाज रहने के कारण उनका झुकाव ज़्यादा कांग्रेस की तरफ नहीं तो आम आदमी पार्टी उनकी तरफ रहता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता का फोर्स भी वहाँ बहुत है, लेकिन वो फोर्स मुझे लगता है कि थोड़ा और चैनलाइज करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग सीट जीत सके। वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनके पास नज़दीकियाँ और बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह से, जिस रफ्तार से आज हर कम्युनिटी को साथ में लेके जाने के लिए तत्पर है, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बीजेपी कर रही है, और अच्छा करने के बाद कुछ ना कुछ सुधार डेफिनेटली होगा। वो खामियां क्या है? क्योंकि गोवा को अगर हम समझें, बिल्कुल देश से अलग चलता है, यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के कोई मुद्दे हैं नहीं आपस में। तो ऐसी क्या वजह है कि जहाँ पर आप कमज़ोर हैं, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का जो है इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा है, क्यों नहीं बीजेपी उनका दिल जीत पा रही है? नहीं, ये मुझे लगता है मनोहर पर्रिकर जी जब भी हमारे चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने भी मिशन सालसेद करके किया था, और हर चीज़ और हर प्रक्रिया में उन्होंने उनको इन्वॉल्व करने का एक जैसे बोलते हैं बीड़ा लिया था, और वहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इतने सालों से बीजेपी की तरफ कोई जाता है तो उनको डरा धमका के, नहीं तो और कोई सेक्युलर बहाना करके, कम्युनल रंग देके, आपकी है, डरा कोई और रहा है, नहीं, एक कम्युनल की बातें करके मुझे लगता है कि गुमराह करने की कोशिश करता है। और हम गोवा में भी हम लोग सब एकदम भावनिक आदमी है, हम लोग इमोशन से ज़्यादा ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी वो डर निकालने में थोड़ी पीछे हटी है, पीछे रह गई है। और मुझे लगता है कि हमारे आज के भी सीएम जो है आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी हम कर सके वो हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं। अभी आपने देखा हाल ही में सैन फ्रांसिस जेवियर का एक्सपोजिशन था, उन्होंने भी वो और उनके ही जो प्रीस्ट है, नहीं तो फादर्स है, उनके ही कम्युनिटी से आवाज़ आ गई कि इस टाइम बहुत अच्छा हो गया, अच्छा फैसिलिटीज़ था, अच्छा व्यवस्था था, पूरे गवर्नमेंट ने भी पूरा अपने ताकत लगा दी थी कि ये एक्सपोजिशन एकदम सफल हो जाए। और मुझे लगता है कि सरकार वो सफल करने में एकदम सक्सीड होने में थोड़े ये हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और थोड़ी ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस कोई वोटिंग नहीं करता है हमको, कोई मुस्लिम्स वोटिंग नहीं करता है, ऐसा नहीं है, करते हैं, लेकिन वो
एक भाव जो कांग्रेस क्रिएट करती है बीच में और वो उसको कम्युनल रंग देती है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गड़बड़ हो जाती है। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे सब नेता उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में माइनॉरिटीज़ भी खुल के अपने दिल से बीजेपी को वोटिंग करेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव के अब करीब करीब रास्ते खुल चुके हैं और हर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी और बीजेपी तो हमेशा इसमें आगे रहती है। एक चुनाव जीता नहीं कि वो रेस्ट मोड पर नहीं जाती है कि दूसरे चुनाव में कूद पड़ती है। 2027 में वो ऐसे कौन से काम हैं आपकी अपनी बीजेपी सरकार के, जिन कामों को लेकर लोगों के बीच में आप उतरेंगे और उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, बता पाएंगे कि हाँ, इन 5 सालों में या पहले हमने ये काम का आपके लिए किए और इस बार भी हमें चुनिए? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक ही पार्टी है, मैंने पहले भी कहा है, जो इलेक्शंस के टाइम घर में मतदार के पास नहीं जाती है। हर 5 साल कोई ना कोई रूप से उनके घर में जाती है। वो स्कीम में रहने दो, डेवलपमेंट में होने दो, बाकी कोई भी चीज़, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हमारे कार्यकर्ता सक्षम है हर बूथ में जाके उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन अभी भी आप समझिए, गोवा जैसे स्टेट में पानी की बहुत, अगर इंटीरियर में जाएं तो बहुत दिक्कत वहाँ पर है। स्किल की आपने बात की, यूथ में अभी भी वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, कुछ एक जगह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो सड़कों की बात कर ले या बाकी दूसरे इंफ्रा की बात कर ले, वहाँ भी पीछे हैं। क्लीननेस की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अभी भी जहाँ कूड़े के ढेर और गंदगियाँ हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये वो मूल मंत्र होंगे, जिन मूल मंत्र के सहारे एक बार फिर से गोवा की जनता आपको वोट देगी? क्योंकि सिर्फ बात और वादों से तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं, अभी आप देख रहे हैं जेडपी में कोई बातों और वादों से कोई वोट नहीं दिया है। उन्हें मालूम है कि कोई अगर देश का भला कर सकती है, गोवा का भला कर सकती है, तो बीजेपी पार्टी ही है। और हम भी काम में लगे हुए हैं। आपने बोला कि पानी की समस्या है, डेफिनेटली समस्या है और सरकार उसको इम्प्रूव करने में लगी हुई है। अभी भी जब मैं इंटरव्यू को आ रहा था, तभी मैं सुभाष फलदेसाई जी से, जो ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है, उनके पास बैठ के हम लोग विचार कर रहे थे। तीनों मुरगांव के भी एमएलए थे। तो अभी उन्होंने बताया कि हमको एक मुरगांव तालुका में 80 mld वाटर आता है, तो और 3 महीने के अंदर उनका असेसमेंट के अंदर वी विल गेट मोर 20 mld वाटर हमको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो ये क्या दिखाता है कि वी आर ऑल्सो वर्किंग, वो पानी बढ़ाने के लिए, अच्छा सुविधा लोगों के पास पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि सरकार भी काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हर कोई चीज़ अपना रही है। और मुझे लगता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज 80 mld, कल 100 mld है, कल पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 120 mld चाहिए होगा। सो बीजेपी ऐसा एक भी मौका और एक भी काम छोड़ नहीं रही है जिसमें कि हमको आगे कोई तकलीफ हो। रास्ते की बात करें तो रास्ता भी आप बाकी के इसमें देखें स्टेट्स में, तो उससे बहुत बेहतर, अच्छा। लेकिन आप नॉर्थ में चले जाइए, आपके नॉर्थ में कितनी बुरी हाल है। कलंगूट, बागा, अंजुना, वैगतोर, पूरा टूरिस्ट एरिया है, लेकिन रोड टूटी पड़ी हुई है, धूल वहां पर उठती है। मतलब आप समझिए क्या मैसेज पूरे देश को आप देते हैं। मैं आपको थोड़े टेक्निकल डिफिकल्टीज बताता हूं जो रोड कंस्ट्रक्शन में आती है। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टार्ट करता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रास्ता था जो अप्रूव्ड था एंड वी वर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क। अभी बारिश हम लोग नॉर्मली गोवा में 7 नहीं तो 8 नहीं तो जून को 10 तारीख को देखते हैं, वो 15 मई को स्टार्ट हो गई। 15 मई को स्टार्ट होने के बाद वो उधर बंद पड़ा। बारिश इतनी होगी, इट स्ट्रेच टू नवंबर। ये नवंबर में होने से जो प्लांट्स, हॉट मिक्स प्लांट रहते हैं, वो स्टार्ट नहीं करते, तो उनको धूप चाहिए रहता है। सो एवरीथिंग गॉट स्टॉल्ड। अभी आप देखने को चाहेंगे तो हर रास्ता, हर कोई चौराहे पर आप देखोगे तो अभी रास्ता बनने को स्टार्ट होगा। आई थिंक सो केदार नायक जी के वहाँ भी स्टार्ट हो गया रास्ता, जो इतने बोला तो ये बारिश में बहुत बुरी हालत थी उनकी। सो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स में ओवरकम करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी कैसी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि सालों साल हो गए? मैं नॉर्थ के कुछ हिस्सों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साउथ में जाएंगे, साउथ में बहुत अच्छे रोड्स बने हैं, और चाहे आप इंटीरियर चले जाइए, मेन रोड चले जाइए, लेकिन नॉर्थ की बात करें तो बहुत बुरी हालत है। समय का कम है, 2 जल्द से मैं आपसे सवालों के जवाब आखिर में लूंगा। भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए, और इस पर विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके खुद के नेता, आपके मंत्री, पूर्व मंत्री जो है, कई बार इस पर सवाल उठा चुके हैं। गोविंद गावड़े की बात कर लीजिए, मडकईकर की बात कर लीजिए, अभी साल्वियो ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कही।
क्यों आखिरकार बार बार आपके ही लोग जो है, आपकी ही सरकार, आपके ही जो सरकार में चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? और ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आपके लिए 2027 विधानसभा ये चुनाव? जो आरोप लगाए उनके पास पूछेगा तो और ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर कोई करप्शन का आरोप करता है तो उसमें प्रूफ, कल मैं किसी के ऊपर उठ के आरोप लेकिन ये तो लगाऊं। आपके अपने ही लोग लगा रहे हैं ना। हाँ नहीं, आरोप लगाना किसी को भी कोई भी लगा सकता है। आरोप लगाने के क्या है, माइक है, ये टीवी है, उसके सामने कोई भी आरोप लगा सकता है। लेकिन अगर आरोप है तो वो सिद्ध करने के लिए उसको एक प्रोसेस है। आप हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के पास जाइए, नहीं तो और किधर कंप्लेंट किए। वो जाने का पहले ही आप प्रेस में जाके ऐसा ये करोगे तो उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर और ऐसा बोलने से भी कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। अगर सिद्ध करना है तो आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो खाली फिली आरोप करके तो कोई भी आरोप कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। टूरिज्म लगातार घटता जा रहा है। आपके ही जो विधायक है माइकल लोबो, उन्होंने भी इस बात को कहा कि 45 से 50% बर्च वाला जो इंसिडेंट हुआ उससे टूरिज्म इफेक्टेड हुआ। ये इस तरह के इंसिडेंट ना हो, 25 लोगों की मौत हुई है, ये इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसके लिए क्या सॉलिड प्लान सरकार ने बनाया? क्योंकि अभी भी ग्राउंड पर वो सब चीज़ें उतनी दिख नहीं रही है, सिर्फ बयान ज़रूर आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे शैक्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं है। और हमने खुद विजिट। मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीबडी। और मुझे लगता है कि सरकार ने भी इसमें सीरियसली ध्यान देने का सोचा है, और सीरीज ऑफ मीटिंग्स मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने भी लिए हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रीमलाइन करने के लिए अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि हर जगह पर इंस्पेक्शंस भी स्टार्ट हुआ है। फायर डिपार्टमेंट से भी बहुत सारी नोटिस और ये इंस्पेक्शंस चालू हुआ है। तो आई नो जो हुआ वो गलत था एकदम। गोवा को थोड़ा धक्का लगा उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई चीज़ में सीखने लायक अभी बहुत कुछ था। तो मुझे लगता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और कड़क करके वी हैव टू स्ट्रेस ऑन एकदम लॉज विच कैनॉट बी ब्रोकन। ऐसा कुछ करना चाहिए व्यवस्था कि कोई भी अगर एक फ़ाइल देता है तो उसमें पूरी जानकारी, पूरी सिस्टम, वो फाइल जब तक आती है, नहीं तो इंस्पेक्शन उनका जो है वो देखने के बाद ही लाइसेंस देना चाहिए। और उसमें हर किसी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बारे में इस इंसिडेंट के बाद पहले भी सीरियस थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर हम लोग खामियां हैं उसमें, तो वो भी हम लोग क्लियर करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके वी विल स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया दाजी सालकर साहब आपका, तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, राष्ट्र टीवी पर आने के लिए। जिला पंचायत 2025 के बाद अब बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम दूसरी पार्टियां भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ देख रही हैं। बीजेपी ने 2025 के जिला पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन क्या इसको वो आगे लेकर जा पाएगी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि इन चुनौतियों से कैसे बीजेपी निपटती है, और दूसरी तरफ गठबंधन का क्या होगा। यानी कि जो विपक्ष अब एक बार फिर से सोच रहा है कि एक साथ आकर हम बीजेपी को हरा सकते हैं, क्या वो एक साथ आ पाएगा? और आया तो जैसा वो सोच रहा है वैसा हो पाएगा? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही पता लगेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं गोवा की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार।